चैप्टर 7 सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस बहुत ही छोटा चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर और बहुत ही रिलेटेबल चैप्टर है ये। इसके टॉपिक सीखते हैं जल्दी-जल्दी और इससे क्या-क्या बड़े-बड़े क्वेश्चंस आते हैं। पहला है ग्रुप। देखो ग्रुप की डेफिनेशन हम बहुत आसान तरीके से याद करने वाले हैं अगले पेज पे और ग्रुप के फीचर्स हैं ये 6 करके याद रख लेना SIICS और साथ में J या फिर N आगे पढ़ेंगे क्या है ये। अब ये अलग कलेक्शंस ऑफ पीपल होते हैं, क्राउड, ऑडियंस और मॉब। क्राउड होते हैं वो मिलते हैं बाई चांस, इनका बिहेवियर होता है बहुत ही इर्रेशनल। ऑडियंस किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिलते हैं और मॉब जो होता है उनमें पोलराइजेशन होता है, इम्पल्सिविटी होती है, होमोजेनिटी होती है बिहेवियर में। और ये एक तरह से अटैकिंग वाला क्राउड होता है मॉब। टीम्स जो होते हैं, टीम्स का कोड है C3M, टीम्स के फीचर्स। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है टीम और ग्रुप में क्या अंतर है। तो टीम और ग्रुप में क्या अंतर है, इसका कोड है हमने बनाया था ITLM। आगे देखेंगे क्या लिखना है, अभी कहीं पे तुम अपने कोड्स लिख लो क्योंकि इससे आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब ग्रुप्स की नीड क्या है, वो थी S4GK। S4GK का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू पीपल जॉइन ग्रुप्स। कंडीशंस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन की ग्रुप कैसे बनता है, उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उसका है पीसीएस या पीएससी कुछ भी। तो इंटरैक्शन और कॉन्टैक्ट ज़रूरी होता है और पी से प्रॉक्सिमिटी, एस से सिमिलैरिटी, सी से कॉमन गोल्स। अगला है ग्रुप फॉर्मेशन के स्टेजेस। ये दिए थे टकमैन ने, ये हैं फसनपा, FSNP, ये है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। ग्रुप स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं RNSC, रोल्स, नॉर्म, स्टेटस, कोहेसिवनेस। यहाँ ध्यान रखना ये कंडीशंस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन या प्रोसेस और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर, इन तीनों के क्वेश्चंस बहुत सिमिलर सिमिलर से होते हैं शब्दों में। तो ध्यान रखना है एग्जैक्ट वर्ड्स देके कि ये कंडीशंस पूछ रहा है, कंडीशंस, ये क्या पूछ रहा है, स्टेजेस पूछ रहा है और ये वाला एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर पूछ रहा है, जो कि RNSC, रोल्स, नॉर्म, स्टेटस, कोहेसिवनेस। और इसमें ये एक और आ जाता है टॉपिक ग्रुप थिंकिंग। ये दिया था इरविंग जेनिस ने, इसका कोड है दूरवा। अब ये लिख लो, बाद में हम देखेंगे, पढ़ेंगे इसे। अब ये लिख लो कि इसका कोड है दूरवा। इसमें एक एच भी आ जाता है, एच से हम HIC, ग्रुप थिंकिंग वाले ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, ये है HIC। और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसके तरीके भी क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसका है कफ या फिर कोफा करके भी याद कर सकते हो या फिर कुछ भी करके याद कर सकते हो, COFA करके हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। टाइप्स ऑफ ग्रुप एक तो इनफॉर्मल और फॉर्मल होते हैं, सिंपल वर्ड्स हैं, हम आसानी से समझ जाएंगे इन्हें। प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी जो पहले से फॉर्म होते हैं और सेकेंडरी होते हैं जिसके लिए हमारे पास चॉइस होती है। इन ग्रुप और आउट ग्रुप होते हैं। इन ग्रुप होता है सिंपली अपना ग्रुप जिसके अंदर हम हैं, आउट ग्रुप होता है बाहर वाले का ग्रुप। और एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, मिनिमम ग्रुप पैराडाइम एक्सपेरिमेंट, ताजफेल ने कराया था ये। अगला टॉपिक है ग्रुप इन्फ्लुएंस, कि ग्रुप हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। इसमें सबसे बड़े पढ़ेंगे सोशल फैसिलिटेशन, कि दूसरे लोगों के सामने हमारी परफॉर्मेंस कैसे इन्हेंस हो जाती है, फैसिलिटेट हो रही है। फिर पढ़ेंगे हम सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग में पढ़ेंगे कि जब ग्रुप में हम काम करते हैं तो हम रिलैक्स कर सकते हैं या फिर हमारा एफर्ट कम हो जाता है। और इसमें हम लाटेन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे एक। अब सोशल लोफिंग की एक्सप्लेनेशन या फिर इसके रीजंस, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। उसका कोड है सर के। तो जैसे एक सर्कल होता है ना, सर्कल में से एल हटा दो, क्या बचा, सर के। तो हमारा सोशल लोफिंग आ गया। सोशल लोफिंग रिड्यूस करने के तरीके भी आ जाते हैं, तो वो है छी, छी छी, CHIII। आसान है बहुत याद करने के लिए। अगला टॉपिक है ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन में क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक्सट्रीम होना। तो ग्रुप के डिस्कशन के बाद डिसीजन मेकिंग एक्सट्रीम हो जाती है बहुत। इसके 3 रीज़न हैं, वो हैं लिव, LIV, L से लाइक माइंडेड पीपल, V से वैलिडेशन और
आई से इन ग्रुप, तो LIV, इन सब कारणों से सोशल ग्रुप पोलराइजेशन होता है। तो इस चीज़ पेज का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये कोट्स बहुत ज़रूरी हैं आंसर में, क्योंकि हमें यही पॉइंट्स लिखने हैं और पॉइंट्स के बेसिस पे ही नंबर मिलते हैं। हर चीज़ खुद बना-बना के नहीं लिखनी होती, और इससे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होने वाला है, समझने के लिए भी और एग्ज़ाम के टाइम पे याद आने के लिए भी। ये वाला चैप्टर छोटा है तो हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे, बाकी सब चैप्टर्स में बीच में बहुत ज़्यादा ही बक-बक करने लगता हूँ, जिसकी वजह से सब लंबा हो जाता है, तो शुरू करते हैं। अब हम हमें पता है ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है? ग्रुप्स क्या होते हैं? लोगों के कलेक्शन। तो फैमिली हमारा एक ग्रुप हो गया, क्लास एक ग्रुप हो गया, फ्रेंड ग्रुप भी होता है जिनके साथ हम खेलते हैं। तो इनमें देखो रोल्स और गोल एटसेट्रा चीज़ें होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्स में, कि ये सब क्या होते हैं। पर ये बाकी कलेक्शन ऑफ पीपल से अलग है, क्योंकि बाकी कलेक्शन ऑफ पीपल जो नॉर्मल होते हैं ना, क्राउड वगैरह, वो इंटरडिपेंडेंट नहीं होते। देखो फैमिली में तो सब लोग एक-दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। उनके रोल्स भी नहीं होते, उनका कोई स्टेटस भी नहीं होता, जैसे फैमिली में स्टेटस होता है ये छोटा, ये बड़ा, ना उनकी एक्सपेक्टेशन होती, ना किसी को ये ड्यूटीज़ होती। जैसे कि ऑडियंस, सब लोग अपने अलग-अलग बैठे हुए हैं बस, कोई कॉमन नहीं है उनमें। चलो, अब हम शुरू करते हैं ग्रुप। ग्रुप की डेफिनिशन, एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनाइज़्ड हैं, सिस्टमैटिक तरीके से उनका कुछ मतलब ऑर्गेनाइज़ेशन बनी हुई है, जिसमें 2 से ज़्यादा लोग हैं, हू आर इंटरैक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट, एक-दूसरे से बात करते हैं, बार-बार मिलते हैं और एक-दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं, मतलब सबके अलग-अलग काम बँटे हुए हैं। हू हैव कॉमन मोटिव्स, या कोई कॉमन गोल है उनका जिसकी वजह से वो बार-बार मिलते हैं। हैव अ सेट ऑफ रोल रिलेशनशिप्स अमंग इट्स मेंबर्स, यानी कौन क्या करेगा, एंड हैव नॉर्म्स दैट रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स, और उनके कोई कॉमन नॉर्म्स बने हैं कि इस ग्रुप के अंदर ऐसा ही बिहेवियर करना है। तो ये डेफिनेशन है तो एक लाइन की, पर ये एग्जैक्ट छाप के आनी है आंसर शीट में। तो इसके लिए हमने एक कोड बनाया था, ऑसी करन। अब ऑस्ट्रेलिया में सैम करन नाम का एक प्लेयर है ना, क्रिकेटर, तो ऑसी करन, बस ऑसी करन की स्पेलिंग देख लो क्या है, OSIICRN, इसे भी लिख लो, बहुत आसानी होगी, OSIICRN। ओ से है हमारा ओ और एस से ऑर्गेनाइज सिस्टम, आई इंटरैक्टिंग इंटरडिपेंडेंट, सी कॉमन मोटिव्स, RN से रूल्स और नॉर्म्स। तो ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ पीपल हु आर इंटरैक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट, who have common motives and a set of rules and norms। सिंपल ये डेफिनेशन बन जाएगी। अब देखते हैं सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। ये सेम चीज़ जो इसमें पॉइंट्स हमने लिखे हैं, अंडरलाइन करे हैं, उन्हीं चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसमें ये समझो कि सैम करन ने एक छक्का मार दिया, तो 6 एन, अब ये एन अलग हो गया, पर 6 तो याद रख लोगे, 3-4 पॉइंट तो लिख ही देना। तो 6, SIICS, एस से है सोशल यूनिट, ग्रुप इज अ सोशल यूनिट ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स हु परसीव देमसेल्व्स टू बिलॉन्गिंग टू द ग्रुप। तो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो ये समझते हैं कि वो, हाँ, वो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, तभी वो ग्रुप बनेगा। दिस हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग द ग्रुप फ्रॉम अदर ग्रुप्स एंड गिव्स इट अ यूनिक आइडेंटिटी। इससे हम उस ग्रुप को बाकी ग्रुप से अलग कर सकते हैं कि इसके जो मेंबर्स हैं वो इसी ग्रुप के पार्ट हैं, इसलिए ये ग्रुप यूनिक है। अब IIC, पहले सी देखते हैं, कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। जो सारे ग्रुप मेंबर्स हैं, वो किसी एक ही मोटिव है, कोई एक ही गोल है जिसकी तरफ वो साथ मिलके काम करते हैं या जिसकी वजह से ग्रुप बना है। दे वर्क टुगेदर, ये अचीविंग गोल भी हो सकता है, किसी की तरफ आगे बढ़ना, या फिर अवे फ्रॉम थ्रेट्स भी हो सकता है, किसी और थ्रेट से बचने के लिए भी वो लोग एक साथ आए हुए हों, ऐसा भी हो सकता है। आई से इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी जो एक के एक्शन के कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो दूसरे पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे कि अगर क्रिकेट मैच में किसी फील्डर ने कैच छोड़ दिया तो पूरी टीम का नुकसान हुआ ना, तो इंटरडिपेंडेंट हुए कि एक का कॉन्सिक्वेंस दूसरे पे भी पड़ रहा है, इसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। एक दूसरे पे निर्भर हैं सब। मैच जीतने के लिए 11 प्लेयर्स को अच्छा खेलना जरूरी है। और आई से है इंटरैक्ट, द ग्रुप मेंबर्स इंटरैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आमने-सामने होके भी कर सकते हैं या फिर किसी और तरीके से भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। पर इंटरैक्शन इंटरैक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप की, जिसका होना ज़रूरी है ग्रुप में, इंटरैक्शन।
इंटरैक्शन, इंटरैक्शन। अब स 6 है था ना तो एस बचा एक और। तो इसमें स्ट्रक स्ट्रक्चर्ड इंटरैक्शन होता है। स्ट्रक्चर्ड एक हायरार्की या कौन क्या करेगा सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे हमने ऑर्गेनाइज़ सिस्टम पढ़ा था तो उसका मतलब ऑर्गेनाइज़ का मतलब स्ट्रक्चर ही था। स्ट्रक्चर्ड इंटरैक्शंस इसमें रोल्स होते हैं जो कि बताते हैं फंक्शंस कि जब भी वो लोग मिलेंगे तो जो पार्टिकुलर मेंबर्स हैं उनके अलग-अलग क्या फंक्शंस होंगे, उन्हें कहते हैं रोल्स। और इसमें नॉर्म्स भी आ जाते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर में ही। नॉर्म्स होते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो कि हम सब लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि सोसाइटी में नॉर्म्स होते हैं, सबको उनका उन रूल्स का पालन करना होता है। ठीक है, अब बचा हमारा एन या फिर जे बना सकते हो। 6 एज या 6 एन कुछ भी जैसे याद रहे। तो दे आर जॉइंट एसोसिएशन यानी साथ में मिलके टू सैटिस्फाई अ नीड और इन्फ्लुएंस अदर्स। तो इनके अलग-अलग मोटिव्स हो सकते हैं। जैसे कि किसी नीड को पूरी करना, जैसे गोल अचीवमेंट भी एक तरह की नीड हो गई, या दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, जैसे लोग इकट्ठा होके पावरफुल महसूस करते हैं ना, तो दूसरों को आराम से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, गैंग बना के चलने वाले लोग होते हैं। तो सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स 6 एज सोशल यूनिट, इंटरैक्ट, इंटरडिपेंडेंट, कॉमन गोल्स और स्ट्रक्चर्ड इंटरैक्शन विद रोल्स एंड नॉर्म्स और सैटिस्फाइड नीड्स या जॉइंट एसोसिएशन। सिंपल। अब हम देख लेते हैं पहले थोड़े अदर टाइप्स ऑफ ग्रुप्स क्या होते हैं। नहीं, ये चीज़ सब ग्रुप नहीं होते, सॉरी, अदर कलेक्शंस ऑफ पीपल। या ये देखा हमने, इंडिपेंडेंट नहीं होते और ये जो सारे फीचर्स है ना, बस ये फीचर्स इनमें नहीं होते। जैसे कि क्राउड। क्राउड एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, भीड़। पर ये दे आर प्रेजेंट टुगेदर बाय चांस। इनका कोई कॉमन मोटिव वगैरह कुछ नहीं होता। बस बस ये मतलब वो बाई चांस एक जगह पे इकट्ठा हो गए, बस साथ साथ जा रहे थे। अब एग्जाम्पल, रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया और ये लोग वहां पे भीड़ लगे इकट्ठा हो गए, एक दूसरे को जानते नहीं है, बस साथ में एक टाइम पे एक जगह पे प्रेजेंट है और कोई कॉमन चीज है नहीं इनमें ज्यादा। तो ये जैसे ये याद रखो कि एसबीआई, नोटबंदी के टाइम पे बैंकों के सामने बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती थी। तो एसबीआई इसका कोड बन गया क्राउड का, एसबीआई। एस से स्ट्रक्चर, इनमें स्ट्रक्चर नहीं होता, रैंडम chaotic होता है बिल्कुल। बी से बिलोंगिंगनेस भी नहीं होती, ये लोग किसी एक मतलब यूनिटी फील नहीं करते हैं, सब अलग अलग होते हैं। आई से नो इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे ये जिम्मेदार भी नहीं है, इनके कॉन्सिक्वेंस भी क्या किसी और पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, सब बस अलग अलग हैं। ठीक है, ग्रुप नहीं है, अलग हैं। और इनका बिहेवियर होता है इर्रेशनल, क्योंकि क्राउड में क्या होता है ना, हम किसी को जानते नहीं है तो हम सोचते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, ये सब तो स्ट्रेंजर हैं। तो इसलिए भीड़ लगने में ये स्टैम्पीड वगैरह और ये मॉब भी बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इनका बिहेवियर होता है इर्रेशनल, कोई कॉमन डायरेक्शन नहीं होती। सॉरी, मॉब बनने वाली चीज अलग आएगी, भूल जाओ मैंने अभी मॉब के बारे में क्या कहा था। ऑडियंस, ऑडियंस भी एक कलेक्शन ऑफ पीपल है। दे आर असेंबल्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। इन लोगों में भी ज़्यादा स्ट्रक्चर, बिलोंगिंगनेस, इंटरडिपेंडेंस तो नहीं है, पर ये बाई चांस नहीं आए हैं। ये इन्हें पता था कि ये उस जगह पे एक साथ क्यों जा रहे हैं। स्पेशल पर्पस के लिए इकट्ठा हुए हैं, जैसे कि किसी क्रिकेट मैच को देखने वाली ऑडियंस। अब वो लोग आपस में एक दूसरे को जानते तो है नहीं, पर वो क्रिकेट मैच देखने आए हैं ना, तो बस ये चीज़ ज़रूरी है। ऑडियंस पैसिव होती है। पैसिव का मतलब कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती, बस देखती है। पर ये पैसिव से एक्टिव बन सकती है फ्रेंज़ी मॉब्स में। फ्रेंज़ी मतलब बिल्कुल पागल जैसे पता नहीं वो क्या कर रहा है। मॉब्स मॉब्स के पास एक डेफिनिट सेंस ऑफ पर्पस होता है। यानी एक डायरेक्शन में उन सबके एक्शंस होते हैं। उन्हें पता है कि उनका टारगेट क्या है। जैसे मॉब्स होते हैं दंगों-वंगों में, सब मॉब्स ही होते हैं कि उन्हें पता है कि इस घर को जलाना है, इस गाड़ी को फूँकना है। और तो इनका पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस होता है। पोलराइजेशन एंड अटेंशन, पोलराइजेशन बिल्कुल एक्सट्रीमनेस होती है। तो सब लोगों का व्यू पॉइंट बिल्कुल रेडिकल वाला, एक्सट्रीम वाला हो जाता है मॉब में, जो होते हैं कि मारो 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 मारो। एक्शंस हैव अ कॉमन डायरेक्शन, वही सेम चीज। सब लोग एक ही तरफ गोल है उनका कि इस व्यक्ति को मारना है। होमोजेनिटी इन थॉट एंड बिहेवियर, सब लोग सेम हो जाते हैं। मॉब में क्या होता है, ये ऐसी भीड़ होती है मॉब कि लोग अपना दिमाग खो देते हैं और जैसा सब कर रहे हैं ना, सब सेम चीज करते हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बी बन जाते हैं मॉब में जो लोग होते हैं।
होमोजेनिटी ऑफ थॉट और बिहेवियर और इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, अभी नारेबाजी कर रहे हैं, 2 मिनट बाद पत्थरबाजी करने लगे, उसके बाद पेट्रोल पंप फेंकने लगे, उसके बाद घरों गाड़ियों में आग लगाने लगे, कुछ भी कर सकते हैं, इम्पल्सिव होते हैं। अब मॉब के पॉइंट्स का कोड था चिप्ड। चिप्ड, CHIPPD। सी से कॉमन डायरेक्शन, H से होमोजेनिटी, I से इम्पल्सिविटी, पोलराइजेशन और डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस। टीम्स आर स्पेशल काइंड्स ऑफ ग्रुप। तो टीम भी ग्रुप ही होती हैं। देखो, ऑडियंस, मॉब और क्राउड ये लोग ग्रुप नहीं होते हैं, पर टीम ग्रुप होती हैं। टीम्स आर स्पेशल काइंड्स ऑफ ग्रुप, ये हो गया टीम का पहला पॉइंट। अब हम टीम के फीचर्स देखते हैं। ये है C3M। मेंबर्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। यानी एक व्यक्ति जैसे क्रिकेट टीम में बॉलर है, तो कोई ऑलराउंडर है, कोई विकेट कीपर है, कोई कैप्टन है, कोई बैट्समैन है, तो इनकी अलग अलग स्किल्स होती हैं जो एक दूसरे को हेल्प करती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। दूसरे चीज से है कॉमन गोल एंड पर्पस। सेम चीज हो गई, जैसे कि मैच जीतना होगा एक टीम के लिए, कॉमन गोल, सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कॉमन गोल एंड पर्पस। कोऑर्डिनेटेड एक्शंस प्रोवाइड पॉजिटिव सिनर्जी। सब लोग कोऑर्डिनेटेड एक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ग्रुप में पॉजिटिविटी बनती है। सिनर्जी का मतलब मुझे पता नहीं है। कोऑर्डिनेटेड एक्शंस प्रोवाइड पॉजिटिव सिनर्जी। एम से दे आर म्यूचुअली अकाउंटेबल। यानी भाई वही सेम चीज हो गई कि एक रिस्पॉन्सिबल है एक दूसरे पे, एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा, म्यूचुअली म्यूचुअली अकाउंटेबल। तो C3M ऐसे करके याद कर लेना, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल, कॉमन गोल्स एंड पर्पस, कोऑर्डिनेटेड एक्शन, म्यूचुअली अकाउंटेबल। अब ये क्वेश्चन ज्यादा आता है ग्रुप और टीम का डिफरेंस, और ये ना बहुत इनडायरेक्टली आता है, जैसे हमें एग्जांपल दे दिए बहुत कि आप हमें पहले तो स्टेप 1 पता लगाना होगा कि कौन सा ग्रुप है कौन सा टीम है, वो हमें इस डेफिनेशन से ही पता लगाना होगा। अगर ये सारे वर्ड्स यूज करें तो वो टीम है। डिफरेंशिएशन करते हैं, ITLM। IT ग्रुप में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जरूरी होते हैं, और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से ही ग्रुप परफॉर्मेंस का निर्णय होता है। तो सब लोग जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उससे फाइनल रिजल्ट आता है। अब ये सब लोग अपने कंट्रीब्यूशन अलग अलग भी दे सकते हैं और बाद में इकट्ठा हो जाते हैं, पर स्पेशल जो टीम्स होती हैं उनमें टीम वर्क ज्यादा जरूरी होता है। यानी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन तो है ही, पर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो लोग साथ में ये कोऑर्डिनेशन और कॉमन गोल की तरफ क्या टीम वर्क कर रहे हैं, क्या कोऑर्डिनेशन मतलब जरूरी हो जाता है। तो टीम वर्क, ग्रुप में सब अलग अलग है और टीम में टीम वर्क है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन है। एल से लीडर। ग्रुप में लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, तो लोग अपनी सारी जिम्मेदारी ना लीडर के ऊपर डाल देते हैं कि हम तो नॉर्मल लोग हैं। जैसे मान लो देश का प्रधानमंत्री जो रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को बाकी देशों में, तो एक तरह से हम भी इंडिया के पार्ट हैं, इंडिया नाम के ग्रुप के, पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की हो जाती है। टीम में क्या होता है, टीम में लीडर तो होता है, जैसे कि क्रिकेट टीम में कैप्टन, पर परफॉर्मेंस जो है वो उस पे मेंबर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि जो फील्डर है उसने कैच छोड़ दिया, उसकी भी जिम्मेदारी है, बॉलर की अलग जिम्मेदारी है विकेट लेना। तो टीम टीम वर्क जब होता है तो मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। यही था ITLM, इंडिविजुअल, टीम वर्क, लीडर, मेंबर। अगला है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल जॉइन ग्रुप्स। इसके इंट्रोडक्शन में लिखना है कि अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं जो हमारी अलग अलग नीड्स को फुलफिल करते हैं। जैसे फैमिली, फैमिली तो हमारी पूरी जीने की नीड को फुलफिल कर रहा है। और स्कूल जाते हैं हम पढ़ने के लिए, पढ़ाई की नीड हो गई। फ्रेंड ग्रुप बनाते हैं हम खेलने के लिए, तो वो अलग नीड हो गई। तो अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग नीड्स के लिए होते हैं। हम साइमल्टेनियसली बहुत सारे ग्रुप्स में होते हैं, जैसे फैमिली, फ्रेंड ग्रुप, स्कूल, क्लास, कोचिंग, अलग अलग नीड्स के लिए। पर इन सब से प्रेशर हो जाता है हैंडल करने के लिए, डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन। जैसे कभी कभी होता है ना कि स्कूल जाना है पर मुझे खेलना भी है। आज तो स्कूल में एग्जाम है पर ट्यूशन वाले सर ने क्लास रख लिया 3 घंटे की। ये बस यही चीज़ है। इंट्रोडक्शन में ये सब लिखना है। डिफरेंट ग्रुप्स आर नीडेड फॉर फुलफिलिंग डिफरेंट नीड्स। अब देखते हैं नीड्स क्या क्या होती हैं, ज़रूरतें हैं जो ग्रुप से पूरी होती हैं। तो ये है S4 GK। S4 GK, पहले एस है सिक्योरिटी। जब हम अकेले होते हैं तो हम इनसिक्योर फील करते हैं या डर लगता है हमें अकेले रहने में, पर जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो हमें प्रोटेक्शन फील होता है और हम कंफर्टेबल फील होते हैं। जैसे
इसलिए ऐसे ऐसे समझो कि तुम किसी नए स्कूल में गए हो तो पहले दिन तुम चाहोगे ना कि तुम बिल्कुल अकेले ना रहो। कोई 2-3 लोग तुम्हारे थोड़ी-सी बातचीत शुरू हो, दोस्त बन जाएँ, जो तुम्हें बाकी स्कूल में हेल्प करें, तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो उनसे तुम पूछ सकते हो। तो वो एक तरह से सिक्योरिटी नीड हो गई सिंपली। इससे हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं और थ्रेट से लेस वल्नरेबल फ़ील करते हैं। जब हम दूसरे लोगों के साथ होते हैं तो हम थोड़ी पावर फ़ील करते हैं, अकेले रहने से कंपैरिज़न में। इसलिए इंसानों को अकेले रहना नहीं पसंद है। जब से हमारी सिविलाइजेशन शुरू हुई है उसका बेसिस यही था कि चलो साथ में मिलके रहते हैं, गाँव बसाते हैं, शहर बसाते हैं। दूसरा एस है स्टेटस। स्टेटस है अ, कि जब एक ग्रुप को लोग इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो उसके मेंबर होने से हमें एक सेंस ऑफ पावर फील होती है। ये एक्सटर्नल फीलिंग होती है कि बाकी जो सब लोग हैं, वो हमारे ग्रुप को इम्पोर्टेंट मानते हैं जिससे कि हमारा खुद का स्टेटस भी बढ़ जाता है। एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ऐसे स्कूल से हो, चाहे अदीब है, से ऐसे मानो ना कि तुम्हारे स्कूल में जो हाउस होते हैं, तो अगर तुम्हारा हाउस कॉम्पिटिशन जीत जाए बहुत सारे, तो तुम प्राउड फ़ील करोगे और सोचोगे कि तुम ज़्यादा अच्छे हो बाकी लोगों से। और क्योंकि तुम्हारा जो हाउस है वो हमेशा जीतता है, तो तुम्हारा हाउस सबसे अच्छा हाउस है, तो उसका स्टेटस बढ़ गया। ये होती है स्टेटस नीड। इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स होते हैं ना, उन्हें ही जॉइन करना पसंद करते हैं। फिर ये तो एक्सटर्नल बात हो गई, बाकी लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे ग्रुप के बारे में। अब सेल्फ एस्टीम इंटरनल हो जाता है। सेल्फ एस्टीम होता है कि हम जब कोई प प्रेस्टिजियस ग्रुप जॉइन करते हैं, जैसे कि कोई महँगा स्कूल या तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत गई। इस तरह का या कोई क्लब जॉइन कर लिया, तो उससे तुम्हारी सेल्फ वर्थ बढ़ने लगती है। तुम्हें लगता है कि मैंने इतना अच्छा ग्रुप जॉइन करा है, इसका मतलब मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और एक पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी बन जाती है। सोशल आइडेंटिटी वही चीज़ जो हमने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, जो हमें ग्रुप से लिंक करती है, तो वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि हम एक अच्छे ग्रुप से लिंक्ड हैं। इस सब से हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बढ़ता है, पॉजिटिव होता है। तो सेल्फ एस्टीम दूसरा पॉइंट हो गया, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है अच्छे ग्रुप्स जॉइन करके। अब चौथा एस है सैटिस्फैक्शन ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। सैटिस्फैक्शन साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, सोशल नीड्स होती हैं। जैसे कि बिलोंगिंगनेस, हमें दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद है। पसंद क्या है? ये नीड है। अगर हमें अच्छी लाइफ जीनी है तो हमें दूसरों का साथ ज़रूरी है, अच्छी रिलेशनशिप्स होनी चाहिए। अटेंशन, हमें चाहिए कि लोग हम पे ध्यान दें। लव और पावर, तो ये BALP, ये सब हमारी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स हो गई। इसमें ज़्यादा समझने की बात है नहीं। गोल अचीवमेंट, अब कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो हम अकेले अचीव नहीं कर पाते, इसलिए हम ग्रुप्स में इकट्ठा हो जाते हैं ताकि हम साथ मिलके गोल अचीव करेंगे। इसे कहते हैं देयर इज़ पावर इन मेजॉरिटी। तो ये 2 पॉइंट्स लिख देना आंसर में। और जो भी पॉइंट्स इस चीज़ में नोट्स में लिखे हुए हैं ना, वो आंसर में लिखते टाइम अंडरलाइन या बॉक्स बना देना, हाइलाइट कर देना। के, एस फॉर जीके, के से है दे प्रोवाइड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। अब हम अकेले रह के सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं कर सकते, इसलिए हम ग्रुप्स जॉइन करते हैं जिससे हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। जैसे कि स्कूल हम नॉलेज के लिए ही तो जाते हैं, या हमने कोई और डिस्कशन ग्रुप जॉइन कर रखा है, या कोई भी चीज़ हमने कोई स्टडी ग्रुप बना रखा है, या कुछ भी हो सकता है जो हमारी बाकी सारी कोई नीड्स नहीं है उनमें इतनी, बस हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहे। This broadens our view and provides required information that individual may not have alone. बस S4G के, S4G के, why do people join groups या needs of joining group? S4G के, security status, self-esteem, satisfaction of psychological social needs, goal achievement, provide knowledge and information. अगला टॉपिक ग्रुप फॉर्मेशन। इसके इंट्रोडक्शन में लिखना है कि बेसिक टू द फॉर्मेशन ऑफ एनी ग्रुप आर कांटेक्ट एंड इंटरेक्शन। अब कोई ग्रुप तभी तो बनेगा जब लोग आपस में बात करेंगे, बार बार मिलेंगे, उनमें कांटेक्ट होगा, उनमें इंटरेक्शन होगा। इसका कोड है PCS। अब क्वेश्चन में ये वर्ड याद रखना, कंडीशंस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी है। कंडीशंस, किन स्थितियों में लोग पास पास आते हैं और ग्रुप बनता है। तो पहली कंडीशन है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? वही पास पास होना।
तो टाइम में भी और प्लेस में भी। एग्जाम्पल, ऐसे समझो कि तुम्हारे स्कूल में एक फ्रेंड ग्रुप होगा। अब वो फ्रेंड ग्रुप बस इसलिए बना है क्योंकि तुम लोग सेम स्कूल में हो, सेम क्लास में हो और सेम टाइम पे तुम लोग उस एज में हो। तो एक तरह से तुम हर तरह से पास-पास हो, इसलिए प्रॉक्सिमिटी है। अब प्रॉक्सिमिटी से क्या होता है, रिपीटेड इंटरैक्शन होता है। इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि तुम सेम स्कूल में हो या हो सकता है तुम्हारे कॉलोनी के लोग हों, क्योंकि तुम पास-पास रहते हो या बार-बार मिलते रहते हो, तो तुम्हारे वही बार-बार मिलते हो, रिपीटेड इंटरैक्शन होते हैं। अब रिपीटेड इंटरैक्शन से क्या होता है, तुम एक-दूसरे को अच्छे से जान पाते हो, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, एटीट्यूड क्या है और दूसरे लोगों से दोस्ती करने में भी हेल्प होती है अगर तुम बार-बार मिलते रहते हो। तो प्रॉक्सिमिटी, रिपीटेड इंटरैक्शन और एग्ज़ाम्पल दे देना। हो सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का मतलब सिमिलर सिमिलर है। अब प्रॉक्सिमिटी के बाद क्या होता है, जब हम बार-बार मिलते रहते हैं, हम यही सिमिलर चीज़ें ढूँढ लेते हैं और किसी भी अच्छी रिलेशनशिप में सिमिलर चीज़ों को ढूँढना एक पहला स्टेप होता है। अब हम सिमिलर लोगों को, जो लोग हमारे जैसे हैं, उन्हें क्यों पसंद करते हैं? अब एक सेइंग है, लाइक पीपल। लाइक का मतलब खुद है कि हमारे जैसा, तो हमारे जैसे लोगों को हम लाइक भी करते हैं। इसमें देखो 2 व्यूज़ हैं, एक है कंसिस्टेंसी। हमने पिछले चैप्टर में कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी नाम का टॉपिक पढ़ा था ना, तो हमें सेम डायरेक्शन में जाने वाले थॉट्स ज़्यादा पसंद होते हैं। तो जो लोग हमारे जैसे लोग होंगे, उनके इंटरेस्ट और थॉट्स हमारे जैसे ही होंगे, इसलिए जब हम मिलेंगे, तो हम दोनों सेम डायरेक्शन में जाएँगे और हमारा बिहेवियर कंसिस्टेंट होगा। तो इसलिए हम सिमिलर लोगों को पसंद करते हैं। एग्ज़ाम्पल, मैचिंग ऑफ इंटरेस्ट का, कि तुम अभी-अभी नए स्कूल में गए हो और वहाँ पहले दिन तुम किसी बच्चे से बहुत ज़्यादा फुटबॉल की बातें कर रहे हो, उसका भी फुटबॉल में इंटरेस्ट है और तुम्हारा भी इंटरेस्ट है। तो बहुत चांस है कि तुम अगली बार मिलोगे तो भी कभी न कभी फुटबॉल की बातें करोगे। तो तुम्हें एक बात करने का बहाना मिल गया और सेम इंटरेस्ट की वजह से हो सकता है कि तुम लोग फ्रेंड्स बन जाओ। वो तुमसे फुटबॉल की बातें करे और फुटबॉल साथ में खेलो। तो कंसिस्टेंसी हो गई है। दूसरा है, पीपल हू आर सिमिलर टू अस रीइंफोर्स और वैलिडेट आवर ओपिनियंस। जो लोग हमारे जैसे हैं, उनके विचार हमारे जैसे हैं, इसका मतलब वो बीच-बीच में जो हमारे ओपिनियंस हैं, हमें लगेगा कि अरे ये तो हमारी साइड ले रहा है, कोई बहस हो गई तो। जैसे कि, तो हमें लगता है कि क्योंकि ये हमारे जैसा है और ये हमारी जैसी बातें बोल रहा है, तो हम सही हैं, क्योंकि हमारी जैसी बातें और लोग भी कहते हैं और इसलिए हम उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं। जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई बच्चा है, कोई क्लास में लड़का है, वो बात करते-करते बोले कि यार मैं इन लोगों के साथ तो बैठता नहीं हूँ क्योंकि ये लोग गाली देते हैं। मुझे गाली-वाली देना पसंद नहीं है, अच्छी बात नहीं होती। तो मैं सोचता हूँ अरे मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं भी गाली नहीं देता। तो हो सकता है कि मैं उससे फ्रेंडशिप कर लूँ, क्योंकि वो सिमिलर है और उसने मेरे ओपिनियन को, कि गाली देना अच्छी बात नहीं है, वैलिडेट कर दिया। इस ऐसे इसमें एग्ज़ाम्पल लिखा है बुक में कि तुमने किसी से कहा कि हमें टीवी नहीं देखना चाहिए, दूसरा व्यक्ति भी उस बात को सपोर्ट कर रहा है, तो वो तुम्हें वैलिडेट करने में इंस्ट्रूमेंटल हो गया व्यक्ति। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब कि उसने तुम्हें वैलिडेट करा। तो सिमिलैरिटी में 2 पॉइंट, कंसिस्टेंसी और वैलिडेशन। अब देखते हैं पीसीएस में जो सी था। सी से कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स पढ़ ही चुके हैं। जब हम साथ में होते हैं तो हम गोल अचीवमेंट में हेल्प होती है हमें। है ना? कुछ गोल्स हम साथ में अचीव नहीं कर पाते, इसलिए हम एक साथ आते हैं। तो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्पल है ये कि लाइक माइंडेड फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि तुम स्लम में बच्चों को पढ़ाने जाओ। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। एक बार आया था। तो इसको ऐसे समझो कि तुम्हें गरीब बच्चों को पढ़ाने जाना है, पर वो बच्चे बहुत सारे हैं और तुम रोज़-रोज़ जा नहीं सकते। तो तुम्हारे जो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं, यानी वो लोग जो भी इस तरह की चैरिटी में, सोशल वर्क में विश्वास रखते हैं, तो उनका एक ग्रुप बना लोगे कि भाई बारी-बारी करके, 2-2 करके हम रोज़-रोज़ उन बच्चों को पढ़ाने जाएँगे। तो इससे तुम्हारा गोल अचीव हो जाएगा बच्चों को पढ़ाने का। तो ग्रुप फॉर्मेशन की 3 कंडीशंस, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स, और इंट्रोडक्शन में लिखना है कॉन्टैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। ये जो थे, ये नॉर्मली तो होते हैं फॉर्मेशन, कॉन्फ्लिक्ट और स्टेबलाइजेशन, परफॉर्मेंस और डिसमिसल। पर टकमैन ने इनका नाम अलग दिया था। टकमैन ने दिए थे FSNP ए। देखते हैं क्या है। ये स्टेजेस हैं, ग्रुप कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म होता है। पहला है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब ग्रुप बना।
इसमें अनसर्टेनिटी होती है कि ग्रुप कैसा होगा, हम हमारे गोल्स कैसे होंगे, हम उन्हें अचीव कैसे करेंगे और लोग अभी एक-दूसरे को जानते नहीं हैं, तो पीपल आर करंटली ट्राइंग टू नो ईच अदर और एक-दूसरे को परख रहे हैं कि क्या ये लोग फिट बैठेंगे हमारे साथ ग्रुप में। इसमें एक्साइटमेंट भी होता है क्योंकि तुम्हें नए-नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है और एप्रीहेंशन भी होते हैं क्योंकि एक शक बना रहता है कि क्योंकि तुम किसी को अभी जानते नहीं हो, किसी पे अभी विश्वास नहीं कर सकते। तो ये हो गया फॉर्मिंग, इसका कीवर्ड हो गया अनसर्टेनिटी। अभी क्वेश्चन में ना ऐसे ही पूछ कीवर्ड कीवर्ड देके पूछ लेते हैं, बाकी मीनिंग ज़्यादा क्लियर होता नहीं है, तो कीवर्ड्स याद रखना। स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग होता है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का फेज़, यानी ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि कंट्रोल कौन क्या करेगा, रिसोर्सेज़ हम कैसे यूज़ करेंगे, कौन कंट्रोल करेगा और हमें फंक्शंस कैसे करेंगे, हम परफ़ॉर्म क्या करेंगे, हमें गोल कैसे अचीव करना है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, सब लोग अपने-अपने ओपिनियन देते रहते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या होता है जब सब बहस-वहस खत्म हो जाती है, एक हायरार्की ऑफ लीडरशिप बन जाती है कि ये ऊपर है, ये नीचे है, ये उसके नीचे है, ये डिसीजन लेगा, ये काम करेगा। और एक क्लियर विज़न बन जाता है कि गोल अचीव कैसे करना है। तो स्टॉर्मिंग के बाद मेन ग्रुप की चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। अगला है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में डिफरेंसेस रिज़ॉल्व हो जाते हैं और सबके बीच में रिलेशनशिप्स बन जाती हैं। इसे स्टेबलाइज़ेशन भी कहते हैं। तो पीपल डेवलप द ग्रुप नॉर्म्स व्हिच डिफाइन द ग्रुप बिहेवियर। तो एक मतलब ग्रुप के एक सेट ऑफ रूल्स बना लेते हैं कि सबको ऐसे-ऐसे फंक्शनिंग करनी है कि अपने सीनियर की बात माननी है, अपने जूनियर को काम देना है। इस तरह के नॉर्म्स बन जाते हैं ग्रुप में। इससे एक पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी बन जाती है क्योंकि अ, वही ना रिलेशनशिप्स बन चुकी हैं, नॉर्म्स बन चुके हैं तो ग्रुप आइडेंटिटी बन जाती है, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है ग्रुप में। अब ये सब ना हम बाद में और अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे जिससे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। परफॉर्मिंग स्टेज परफॉर्मेंस जब करते हैं तो एक स्ट्रक्चर इवॉल्व हो चुका होता है नॉर्म्स के बाद, ठीक है? हायरार्की बन चुकी होती है, वो तो पहले ही बन गई थी और इसे सब लोग एक्सेप्ट भी कर चुके होते हैं। अब बारी है गोल अचीवमेंट की तरफ डायरेक्टली कदम बढ़ाने की। समटाइम्स ये लास्ट स्टेज होता है। जैसे कि मान लो तुम्हारा कोई सोसाइटी में क्रिकेट खेलने वाला ग्रुप है। अब वो फॉर्म हो चुका है, सब लोग एक साथ आ चुके हैं और स्टॉर्मिंग उनमें पहले 2-3 दिन तो झगड़ा हुआ कि किस टाइम खेलना है, इस बारे में किस जगह खेलना है, बैट बॉल कौन लाएगा और हम कितने ओवर का मैच खेलेंगे। उसमें कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ वो तो स्टॉर्मिंग स्टेज हो गया। अब एक नॉर्म बन चुकी हैं कि चलो हम इतने 7 बजे से खेलने आएँगे और जो तुम भाई तुम बैट ले आना और ये भैया बॉल ले आया करेंगे और ये जो छोटा बच्चा है ये इसे हम अंपायर बना दिया करेंगे। और एक नाम और बना लिया कि जो सबसे बड़े भैया हैं सब उनकी बात मानेंगे, कभी चीटिंग-वीटिंग के केस हो गए या फिर जो सबसे छोटे बच्चे हैं उनकी बैटिंग सबसे पहले आएगी। ये तुम्हारे नॉर्म्स बन गए। इस सब से तुम्हें यूनिफ़ॉर्मिटी आई बिहेवियर में तो पॉजिटिव आइडेंटिटी भी बन गई। अब परफ़ॉर्मिंग बस ये है कि तुम रोज़ 7 बजे आते हो और 5-10 साल तक लगातार जब तक बच्चे बड़े हुए कॉलेज नहीं चले जाते, तुम रोज़ क्रिकेट खेलते हो अपने गली में। तो ये तो लास्ट स्टेज हो गया क्योंकि अब तुम खेलते रहोगे हमेशा। पर एक अगला स्टेज आता है कभी-कभी एडजॉर्निंग 5वां स्टेज या डिसमिसल। जब फंक्शंस पूरे हो जाते हैं तो ग्रुप डिसबैंड हो जाता है। जैसे कोई टेम्पररी कमिटी बनाई गई है, उसका काम हो गया, उसने कोई रिपोर्ट लानी थी वो ले आई या फिर कोई स्कूल की कमिटी थी और इवेंट पूरा हो गया। उसके बाद वो कमिटी हो जाती है एडजॉर्न्ड। उसके बाद उन लोगों में कोई कॉमन चीज़ नहीं रह जाती। तो बस ये थे स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन बाय टकमैन, फसनपा। और यहाँ एक आंसर में 2 पॉइंट और ऐड करने हैं कि ये हमेशा सिस्टमैटिक मैनर में यानी कि सीक्वेंस में मूव नहीं करते। ये बस एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ज़रूरी नहीं है हर टाइम यही अप्लाई हो। और ये साइमल्टेनियस भी हो सकते हैं कि 2-3 स्टेज एक साथ चल रहे हैं, जैसे कि स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग साथ-साथ चल रहे हैं, परफॉर्मिंग, नॉर्मिंग साथ-साथ चल रहे हैं। ये बैक एंड फ़ोर्थ भी हो सकते हैं आगे-पीछे, कि तुमने परफ़ॉर्मेंस पहले स्टार्ट कर दी, नॉर्म्स बाद में डेवलप करे, इस तरह के। और इसमें कुछ स्टेज स्किप भी हो सकते हैं कि हो सकता है उन लोगों में कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही ना हो या हो सकता है इतना इन्फॉर्मल ग्रुप हो कि नॉर्म की ज़रूरत ही ना पड़ी हो। तो साइमल्टेनियस हो सकते हैं, बैक एंड फ़ोर्थ हो सकते हैं, स्किप भी हो सकते हैं। अगला टॉपिक ग्रुप स्ट्रक्चर। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि द ग्रुप स्ट्रक्चर डेवलप्स एज मेंबर्स इंटरैक्ट। जब लोग आपस में बार-बार मिलते हैं, तब क्या होता है? इंटरैक्शन शोज़ रेगुलैरिटीज़ इन टास्क डिस्ट्रीब्यूशन कि जो लोगों को हम काम दे रहे हैं ग्रुप में, वो रेगुलर हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई चपरासी है मान लो कोई ऑफ़िस का, तो उसका रोज़ का सेम काम है।
सफाई-वफाई करना या चाय चाय लाना गेस्ट्स के लिए। तो रेगुलैरिटीज़ इन टास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे-धीरे सबकी फिक्स हो जाती है कि इसकी ये ज़िम्मेदारी है और स्टेटस भी फिक्स हो जाता है कि ये बॉस हैं और ये इनका असिस्टेंट है और ये इनका पियोन है। ऐसे-ऐसे करके मान लो ऑफ़िस में स्टेटस बन गया। अब ये तो इंट्रोडक्शन में लिखना है तुम्हें, बस ये लाइन इसे देखो TRS करके लिखना, रेगुलैरिटीज़ इन टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेटस। अब ग्रुप स्ट्रक्चर के 4 एलिमेंट्स, एग्जैक्ट वर्ड आएँगे ग्रुप स्ट्रक्चर के 4 एलिमेंट्स RNSC। रोल्स। रोल्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होते हैं, कैसे है? ये होती हैं सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस, टिपिकल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ गिवन सोशल कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि एक टीम क्रिकेट टीम में एक बॉलर का रोल होता है बॉलिंग करना, उससे एक्सपेक्टेड है कि ये अच्छी बॉलिंग करेगा, वो उसका रोल हो गया। उसका टिपिकल बिहेवियर हो गया एक टीम के अंदर कि ये बॉलिंग ही करेगा। रोल एक्सपेक्टेशन बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस ही होती हैं कि इससे कौन-सा बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल, फैमिली में हम सन और डॉटर का रोल होता है पढ़ना और बड़ों को रिस्पेक्ट करना। तो बड़े लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जब जब तक बच्चे हैं तब तक ये पढ़ाई में ही अपना मन लगाएँगे, क्योंकि वही हमारा एक रोल हो गया। अब नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स एक जनरल होते हैं जो कि ग्रुप में सब लोगों के लिए सेम होते हैं। रोल्स तो हर व्यक्ति के अलग-अलग होते हैं कि ये बैटिंग करेगा, ये बॉलिंग करेगा और ये फील्डिंग में अच्छा है। नॉर्म्स सबके लिए सेम होते हैं। ये होते हैं एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर्स एंड बिलीफ्स, एस्टैब्लिश्ड, एग्रीड अपॉन एंड एनफोर्स्ड बाय ग्रुप मेंबर्स। कि जब से ग्रुप बना है तब से ये लोग इन लोगों ने इन्हें कहते हैं ना अनस्पोकन रूल, जैसे समाज के कन्वेंशंस और रूल्स होते हैं। कि धीरे-धीरे इंटरैक्शन से अपने आप एक नॉर्म बन गया कि हम ये चीज़ ऐसे ही करते हैं। जैसे कि फैमिली में कि बड़ों के पैर छूने होते हैं और किसी से रूडली नहीं बात करनी होती और हम खाना कितने बजे खाते हैं, हम डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं या कहाँ खाना खाते हैं। तो ये सब एक फैमिली के नॉर्म्स हो गए। कुछ लोग 10 बजे डिनर करते हैं, कुछ लोग 7 बजे कर लेते हैं। ये हो गए फैमिली के नॉर्म्स, वहाँ के जनरल एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर्स कि सोना है तो 9-10 बजे तक सोना ही है, उठना है तो 5-6 बजे उठ ही जाना है। जैसे फैमिली नॉर्म्स हो गए शेयर्ड वेज ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड। एक फैमिली वाले लोगों को बाहर की दुनिया को देखने का नज़रिया सेम सेम होता है, क्योंकि बच्चे जैसा पेरेंट्स से सीखते हैं दुनिया के बारे में, वही वो चीज़ भी अपने माइंड में रखते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल हो गए फैमिली नॉर्म्स के। अब एस से है स्टेटस। स्टेटस होती है रिलेटिव सोशल पोजीशन। अब ये 2 तरह के होते हैं। एक तो एक ग्रुप के अंदर ही मेंबर्स के बीच का स्टेटस हो जाता है और दूसरा ये पूरे ग्रुप का ओवरऑल स्टेटस हो जाता है। पहले अंदर वाले देखते हैं, व्हिच इज़ गिवन टू ग्रुप मेंबर्स। अब ये 2 तरह के होते हैं एस्क्राइब्ड। एस्क्राइब्ड का मतलब दी हुई। एक कि उनके मेरिट पे नहीं दी गई है, उनकी किसी और क्वालिटी पे दी गई है। जैसे कि सीनियॉरिटी, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी वाला रहेगा, जैसे कि फैमिली में होता है। तो ये दिया हुआ स्टेटस है, जो तुम्हें अपने आप मिला है, उसमें ज़्यादा तुम्हारी मेहनत नहीं लगी, एस्क्राइब्ड। और दूसरा होता है अचीव्ड। अचीव्ड का मतलब है पाई हुई। तो जो पाया हुआ स्टेटस होता है, जो हमने मेहनत और हार्ड वर्क और या अपनी एक्सपर्टाइज से कमाया है, उसे कहते हैं अचीव्ड स्टेटस। ये होते हैं 2 तरह के स्टेटस। अब एक ये अलग चीज़ आ जाती है, स्टेटस ऑफ द ग्रुप, कि जो हमारा ग्रुप है उसकी समाज में कितनी वैल्यू है, उसे लोग फेवरेबली कैसे देखते हैं। ये एक्सटर्नल वाला स्टेटस हो गया। या फिर एक और टाइप का स्टेटस होता है, जैसे हमने ये पढ़ा था, स्टेटस ऑफ मेंबर्स इनसाइड अ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर ही स्टेटस लोगों का, जैसे कि क्रिकेट टीम में कैप्टन का स्टेटस सबसे ऊपर होता है या फैमिली में पेरेंट्स का स्टेटस सबसे ऊपर होता है। तो स्टेटस 2 तरह के होते हैं, मेंबर्स के और ग्रुप के। मेंबर्स के भी 2 तरह के होते हैं, एस्क्राइब्ड और अचीव्ड। अब देखते हैं कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब है एकता, यूनिटी। तो इसकी डेफिनेशन है टुगेदरनेस, बाइंडिंग, अट्रैक्शन। देखो कोहेसिव का मतलब क्या होता है? चिपकने वाली चीज़, जैसे कि फेविकॉल एक कोहेसिव हो गया, टेप एक कोहेसिव हो गई। तो लोग आपस में कितने ज़्यादा चिपकते हैं, कितने ज़्यादा बाइंडिंग है, टुगेदर हैं और अट्रैक्ट होते हैं एक-दूसरे से। टीबी है, टुगेदरनेस, बाइंडिंग, अट्रैक्शन। अब कोहेसिवनेस से क्या होता है, हम इंडिविजुअल से ज़्यादा खुद को एक सोशल यूनिट समझने लगते हैं, यानी कि हमारे लिए ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वही डिसाइड करता है कि हम थिंक, फील, एक्ट कैसे करते हैं। और इससे हमारा डिज़ायर टू रिमेन इन ग्रुप बढ़ जाता है। हमें लगता है कि हमें इस ग्रुप के अंदर ही रहना होगा। अब देखो कि जिस फैमिली में सब लोग एक-दूसरे से कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं एक-दूसरे को, ऐसा कि हम एक-दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो
वो लोग चाहेंगे कि हम हमेशा साथ-साथ रहें, कि बच्चों को बड़े होके कॉलेज में पढ़ने जाना पड़ेगा तो दुखी हो जाएँगे सब, क्योंकि एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो ये नहीं चाहते कि इनके ग्रुप में कोई लोग बाहर जाएँ इनके ग्रुप से, सब लोग साथ में रहें, ये ऐसा चाहते हैं। पर ऐसे ग्रुप्स की मेंबरशिप गेन करना भी डिफ़िकल्ट होता है। जैसे जो ग्रुप होते हैं जो बहुत यूनाइटेड होते हैं, उनमें ना वो लोग फिर बाहर के लोगों को आने नहीं देते हैं। बाहर के लोगों को आने से रोकते हैं उन उन ग्रुप्स में। इन ग्रुप्स में वी फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है कि हम एक ग्रुप हैं, और टीम स्पिरिट भी बहुत ज़्यादा होती है। पर एक्सट्रीम कोहेसिवनेस से ना जब कुछ ज़्यादा ही एकता हो जाती है, हर चीज़ ना एक लिमिट तक अच्छी होती है। पर जब कुछ ज़्यादा ही एकता हो जाती है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ग्रुप थिंकिंग, जो कि ग्रुप के इंटरेस्ट में नहीं होती। तो ग्रुप स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स, इंट्रोडक्शन ये लिखना, आरटीआरएस, और 4 एलिमेंट्स होते हैं, रोल्स, नॉर्म्स, स्टेटस, कोहेसिवनेस, एक्सट्रीम को, और बस ये रोल्स, नॉर्म्स, स्टेटस, कोहेसिवनेस, आरएनएससी। बहुत छोटा चैप्टर बचा है, जल्दी करते हैं। फ़ोन की बैटरी भी जा रही है और टाइम भी हो रहा है। ग्रुप थिंकिंग का कॉन्सेप्ट दिया था एल्विन जैनिस ने। इन इसका सिंपल सिंपल मुद्दा ये है कि लोग एक दूसरे से डिसएग्री नहीं होत करते, एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं कर पाते, और अनरियलिस्टिक बन जाते हैं। जिसे मैं कहता हूँ, या हम कहते हैं कि कुएं के मेंढक बन जाते हैं, अपने ग्रुप के बाहर के लोगों को देखते ही नहीं है और सिर्फ अपने अपने में ही जीते रहते हैं। तो दूर का मैंने कोड बताया था, डी से है नो डिसेंट। एक्सट्रीम कोहेसिवनेस में कोई डिसेंट नहीं, डिसेंट का मतलब है अपोजिंग व्यू। तो कोई भी व्यक्ति ना किसी डिसीजन का क्रिटिसिज्म नहीं दे पाता। उसे लगता है कि इससे यूनिटी चली जाएगी मेरे ग्रुप की, और मैं अनपॉपुलर बन जाऊँगा। यू से यूनानिमस, एक ऐसा अपीयरेंस होता है, सच में ऐसा नहीं होता पर लोग दिखाते हैं कि हमारे ग्रुप में कंसेंसस और यूनानिमस डिसीजंस हैं। यानी कि सब लोग एक ही बात पे एग्री करते हैं, जैसे एक मत होना कहते हैं। एक मत है सब, ऐसा लगता है, पर असली में सब ऐसा होता नहीं है। इससे जो लीडरशिप है वो बैड डिसीजन मेकिंग करती है। आर से आर से रियलिटी, वो लोग अपने ग्रुप की एकता बनाए रखने के लिए रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं, असली सिचुएशन को नहीं देखते। दूर हुआ अब वी से। वी से क्या था? वी से एग्जाम्पल में वियतनाम वॉर। अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन थे, उन्होंने वियतनाम पे वॉर शुरू कर दिया। ये कह के कि बस ये एकमात्र तरीका है वियतनाम वालों से समझौता करने का। और लोगों ने अपोज भी करा, पर ये जो थे और इनके जो भी कैबिनेट था, उन्होंने किसी की बात वार्निंग्स नहीं मानी, और वॉर को बढ़ाते गए, जिससे कि बाद में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल था ग्रुप थिंकिंग का, जब हम अपनी-अपनी बातों में जीते रहते हैं और सामने वाले की बात ही नहीं सुनते। और दूरवा ए से। ए से है ऑल्टरनेटिव्स। हम ऑल्टरनेटिव्स नहीं देखते। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमें फेलियर और हाई कॉस्ट मतलब हम ऑल्टरनेटिव्स नहीं देखते, और हमारे जो डिसीजंस होते हैं उनके उनसे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अब ये देखो, इन्होंने अपनी व्यू ना बिल्कुल बंद कर रखा है, बाहर वालों को देख ही नहीं रहे, अंदर-अंदर सोच रहे हैं कि हाँ, हम जो है सही हैं। और ये इन्हें एक सेंस ऑफ ओन पावर टू कंट्रोल इवेंट्स होता है। इन्हें लगता है कि जैसा ये सोचते हैं ना वही होगा। जैसे नाज़ीज़ ने सोचा था कि जैसी हमारी पॉलिसी होंगी जर्मनी तभी ताकतवर बन पाएगा, और कुछ भी कर दे रहा हो फिर। और ये रियल वर्ल्ड क्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं, जो इनका क्रिटिसिज़्म करते हैं। और ओवरराइड द मोटिवेशन टू रियलिस्टिकली अप्रेज़ सिचुएशन, की सिचुएशन को वो रियलिस्टिकली अप्रेज़ नहीं कर पाते, अपने-अपने में जीते रहते हैं। अब ये क्वेश्चन ज़रूरी है, आ सकता है कि ग्रुप थिंकिंग को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो कोफ़ा को एक सोफ़ा समझ लो। क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग है क्रिटिकल थिंकिंग और डिसएग्रीमेंट को प्रमोट करना, कि क्रिटिसिज्म को बढ़ाना ग्रुप के अंदर, और डिसएग्रीमेंट को एनकरेज करना कि हाँ, क्रिटिसिज्म, डिसेंट वगैरह अच्छी बात होती है। जैसे कि हम अपोज़िशन, इसलिए डेमोक्रेसी में ज़रूरी होता है ना कि अपोज़िशन जो है वो हमें दूसरी साइड के व्यूज़ भी बताता रहता है। तो इस चीज़ को हमें प्रमोट करना है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसएग्रीमेंट को। ओ से हमें आउटसाइड एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट करना है, जो हमारे डिसीजन को इवैल्यूएट करे। क्योंकि हम तो ग्रुप के अंदर है, हम तो बायस होंगे ही होंगे। पर जो कोई ऊपर से देख रहा है, बाहर वाला आया है, वो सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देख पाएगा और हमें अच्छे सुझाव दे पाएगा। इनवाइट आउटसाइड एक्सपर्ट्स हो गया। एफ से फीडबैक, बाहर वाले लोगों से हमें फीडबैक भी माँगना है, ये भी सेम ऐसी यही वाली चीज़ हो गई। दूसरे लोगों से फीडबैक भी माँगना है, राय माँगते रहने हैं। इसे अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को एनकरेज करना है,
कि इसी काम करने के और क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, इस बारे में भी सोचना है, एक ही व्यू पे अटके नहीं रहना। तो ये थी हमारी ग्रुप थिंकिंग। सब लोग एक ही चीज़ सोचते रहे हैं जब एक ग्रुप में। अब है टाइप्स ऑफ ग्रुप। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि वो अलग-अलग टाइप के ग्रुप होते हैं, बहुत बड़े जैसे कंट्री, बहुत छोटे जैसे फैमिली और बहुत छोटे जैसे कमिटी, बहुत लंबे जैसे रिलीजन्स हज़ारों सालों तक चलते रहते हैं, ऑर्गेनाइज़ जैसे आर्मी और इन्फॉर्मल जैसे ऑडियंस। अब पहले देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। यह है मेंबरशिप पे बेस्ड डिफरेंस। प्राइमरी ग्रुप्स आर प्री एक्जिस्टिंग फॉर्मेशंस, जो हमें जन्म होते ही मिल जाती हैं। सेकेंडरी ग्रुप्स जो हैं वो हम चॉइस से ज्वाइन करते हैं। जैसे प्राइमरी ग्रुप्स फैमिली, कास्ट, रिलीजन की बर्थ बेस्ड होते हैं सारे। और सेकेंडरी ग्रुप जैसे पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप या आपकी प्रेफरेंस, आपके जो क्लब्स हैं, जो और ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर रखे हैं, पार्टीज वगैरह ज्वाइन कर रखे हैं, वो सेकेंडरी ग्रुप होगा जो हम अपनी चॉइस से ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइमरी ग्रुप्स जो है उनमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, वार्म इमोशनल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे कि फैमिली, हम डायरेक्टली मिलते हैं और हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कनेक्टेड होते हैं प्राइमरी ग्रुप्स में। सेकेंडरी ग्रुप थोड़े इम्पर्सनल, इनडायरेक्ट और लेस फ्रीक्वेंट होते हैं। हम कम कम मिलते हैं, रोज रोज थोड़ी मिलते हैं किसी से, और इनडायरेक्ट होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं, इतने ज़्यादा क्लोज इंटरेक्शन नहीं हो पाता। अब जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं वो फंक्शनिंग में हमारे वैल्यूज आइडियल्स की डेवलपमेंट में सेंट्रल होते हैं, खासकर अर्ली डेवलपमेंट स्टेज बचपन के टाइम में, क्योंकि जो हमारे जो वैल्यूज मोरल्स या एक वर्ल्ड का वर्ल्ड व्यू बनता है ना, वो हमारी फैमिली और रिलीजन की बेसिस पे ही बनता है। इसलिए प्राइमरी ग्रुप्स लेस परमिएबल होते हैं, इन्हें हम आसानी से ज्वाइन या लीव नहीं कर सकते। परमिएबल का मतलब होता है जिनकी बाउंड्री को हम आसानी से पास कर सकते हैं, पर इनकी बाउंड्रीज एक तरह से फिक्स हो जाती हैं। हाँ, बस रिलीजन कन्वर्ट मत कर लेना। सेकेंडरी ग्रुप इजी टू जॉइन एंड लीव होते हैं। तुम्हें कोई नहीं बोल रहा कि आज तुम्हें किस पार्टी को वोट करना है, तुम किसी को भी कर सकते हो। तो ये 4 पॉइंट का डिफरेंस हो गया इन सब में। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स, ये इनका डिफरेंस है कि इनके फंक्शंस कितने एक्सप्लिसिटली स्टेटेड हैं। एक्सप्लिसिटली मतलब डायरेक्टली। तो फॉर्मल ग्रुप्स के फंक्शंस तो सीधा सीधा उनके रूल्स में स्टेटेड होते ही हैं। फॉर्मल ग्रुप्स के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं और उनके एक सेट ऑफ नॉर्म्स होता है, और उनकी रोल रिलेशनशिप्स भी स्पेसिफिकली स्टेटेड होती हैं कि कौन क्या काम करेगा। तो रोल्स, रूल्स, नॉर्म्स, फंक्शन, ये सब फॉर्मल में फॉर्मली स्टेटेड है। एग्जाम्पल ऑफिस या यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल में ये सब नहीं होता है, इनमें कोई रूल्स या लॉज नहीं होते हैं, पर इनमें रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लोज होती है कि इनफॉर्मल जैसे कि फैमिली हो गया, फ्रेंड हो गया। तो बस ये पॉइंट्स थे इनके। इन ग्रुप, आउट ग्रुप, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इन ग्रुप, आउट ग्रुप हम फॉर्म करते हैं अलग-अलग ग्रुप्स को कंपेयर करके। इन ग्रुप का मतलब है जिसके अंदर हम हैं, हमारा ग्रुप। आउट ग्रुप का अंदर है मतलब है बाहर वाले ग्रुप्स, बाकी लोगों के ग्रुप्स। इन ग्रुप में वी फीलिंग होती है, आउट ग्रुप में दे फीलिंग होती है कि हम और वो लोग अलग-अलग। इन ग्रुप वाले एक दूसरे को ना बहुत सिमिलर सिमिलर देखते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, तो हम सब अच्छे ही हैं। तो दे व्यू फेवरेबली, एंड उन सब में हम डिज़ायरेबल ट्रेट्स देखते हैं कि जो हमारे जैसे लोग हैं, वो सब अच्छे हैं। आउट ग्रुप में हम दूसरों को डिफरेंटली देखते हैं कि हम तो अच्छे हैं, पर ये जो दूसरा वाला ग्रुप है ना, ये वाली कम्युनिटी है, ये लोग बहुत अजीब हैं और इनके स्टीरियोटाइपिकल पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, और इन लोगों को हम नेगेटिवली देखते हैं, आउट ग्रुप वालों को। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि इन ग्रुप और आउट ग्रुप की परसेप्शन हमारी सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। तो यही लिखना है कि इन्हें हम सिमिलर देखते हैं, डिजायरेबल देखते हैं, इन्हें हम नेगेटिवली देखते हैं। अब ये जो कैटेगरीज है ना, इन ग्रुप आउट ग्रुप, ये लोग, ये सब ना हमने खुद बनाई है कि कौन हमारे सिमिलर है, कौन हमारे डिफरेंट है। ये तो भेदभाव करने की हमारा नेचर या इंसानों का, ये हमने खुद बनाया है। पर ये असली नहीं होती हैं, असली में तो सब लोग सेम ही हैं। सब इंसान हैं, सब देश के सिटीजन हैं। प्लूरैलिटी, अब इंडिया में प्लूरैलिटी यानी कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये बस इन्होंने आउट ग्रुप वाले पॉइंट को काउंटर करने के लिए डाल रखा है पॉइंट। तो इंडिया में यूनिक कंपोजिट कल्चर है, लाइफ, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, हमारे अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं। तो इंडिया डाइवर्स है, इसलिए हमें इंडिया को इन ग्रुप और आउट ग्रुप में डिवाइड नहीं करना चाहिए। डिवीजन बंद करो, एक तलाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें। तो इसके 5 पॉइंट देखो क्या है। वी दे, सिमिलर डिफरेंट, फेवरेबल नेगेटिव, कैटेगराइज नॉट रियल, और प्लूरैलिटी। बस चलेगा इतना। एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जल्दी से, मिनिमम ग्रुप पैराडाइम एक्सपेरिमेंट, ताजफेल ने कराया था इनका। ये है पैराडाइम का मतलब होता है मॉडल। तो इन्हें बेसिकली ये पता करना था कि ग्रुप बनाने का मिनिमल क्राइटेरिया क्या होता है जिसके बाद लोग भेदभाव शुरू करने हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश स्कूल के बच्चों को पूछा कि 2 पेंटिंग दिखाइए, पूछा तुम्हें इनमें से कौन सी पेंटिंग अच्छी लगती है, बस इसी बात पे।
तो उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक थी कैंडेंस्की ग्रुप, ये दोनों पेंटर्स के नाम है, और एक था क्ली ग्रुप। अब ये ना बिल्कुल देखो छोटा-सा क्राइटेरिया है जिसका कोई डिस्क्रिमिनेशन करने का कोई मतलब बनता नहीं है इतने छोटे से क्राइटेरिया में कि तुम्हें कौन से पेंटर की पेंटिंग पसंद आई जिसे तुम जानते भी नहीं हो। अब इनसे कहा गया था कि बच्चों से झूठ बोला गया कि ये तुम्हारी डिसीजन मेकिंग के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। एक्सपेरिमेंट असली था ये ग्रुप के बारे में। तो इसमें उनकी आइडेंटिटी हिडन कर दी गई, उन्हें पता नहीं था कौन किस ग्रुप में है, पर हर बच्चे को ना कोड नंबर्स दे दिए गए। तो उन बच्चों को ये पता था, उन्हें ये नहीं पता कि मेरा दोस्त कौन है और किसे मैं जानता हूँ, किसे मैं पसंद करता हूँ। उन्हें सिर्फ ये पता था कि ये कोड नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 1 2 3 4 जो है ये हमारे वाले ग्रुप में है, और जो 3 4 5 6 7 8 है ये दूसरे वाले ग्रुप में है, पर इन लोगों को जानते हैं नहीं। तो एक तरह से समझो कि रैंडम क्राइटेरिया पे उन्हें डिवाइड कर दिया। अब उनसे बोला गया कि कोड नंबर देख के तुम्हें मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उन लोगों ने क्या किया कि इतने फ्लिमसी यानी कि कमजोर क्राइटेरिया पे भी जिसका कोई डिस्क्रिमिनेशन का पर्पस नहीं बनता, उन लोगों ने पैसे बांटने में अपने वाले ग्रुप को फेवर किया, जबकि वो जानते भी नहीं कि वो लोग हैं कौन, और रैंडमली उन्होंने अपने वाले ग्रुप को फेवर किया। तो दिखाता है कि हम कितने छोटे से क्राइटेरिया पे बायस कर सकते हैं और अपने ग्रुप को फेवर कर सकते हैं इररेलेवेंट क्राइटेरिया पे। बस इतना था। 5 पॉइंट लिखने हैं। अच्छा, 5वां पॉइंट ना इन ग्रुप आउट ग्रुप में ये भी एक्सपेरिमेंट लिख देना, डाल देना आंसर में। अब इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर या इम्पैक्ट ऑफ अदर्स ऑन आवर परफॉर्मेंस। जब हम दूसरे लोगों के साथ होते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसे चेंज होता है, इसमें हम पहले पढ़ते हैं सोशल फैसिलिटेशन। सोसाइटी कैसे हमारा बिहेवियर फैसिलिटेट कर रही है, ऐसे याद कर सकते हो। इसमें क्या होता है, हम ना परफॉर्मेंस अकेले दे रहे होते हैं, जैसे कि हम किसी स्टेज पे हमें कोई स्पीच देनी है। तो जब हम दूसरे लोगों के सामने होते हैं, तो अगर हम पहले से उस चीज़ में कॉन्फिडेंट हैं, हमें वो चीज़ अच्छे से आती है, तो हमारा अराउज़ल लेवल बढ़ जाता है, हम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, जिससे हमारी परफॉर्मेंस एनहांस होती है। पर ये तब होता है जब हमारे एफर्ट्स इंडिविजुअली वैल्यूएट हो रहे हों, जब हम अकेले कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हम देखते हैं कि सब लोग हमें देख रहे हैं और हमें ये चीज़ अच्छे से आती है, तो हमारी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है। बस इतना सा है सोशल फैसिलिटेशन। अब सोशल लोफिंग इससे थोड़ा अलग है। इससे भी 6 नंबर का क्वेश्चन 4-5 नंबर का कुछ भी आ सकता है। सोशल लोफिंग में तब होती है जब हम एक ग्रुप का पार्ट होते हैं। इसमें हम अकेले हैं ऑडियंस के सामने। इसमें ऑडियंस से फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक बहुत बड़े ग्रुप का पार्ट हैं। तो रिडक्शन, इसकी डेफिनेशन है सोशल लोफिंग की, रिडक्शन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट व्हेन वर्किंग ऑन अ कलेक्टिव टास्क। जब हम किसी काम में सब बाकी लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे जो अकेले का एफर्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, एवरेज एफर्ट कम हो जाता है। क्योंकि हमारे आउटपुट्स पूल हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि ग्रुप में बाकी सब देख ही लेंगे, तो इसलिए हम अपना एफर्ट थोड़ा कम कर देते हैं। और जब हमको वही चीज़ अकेले कर रहे होंगे तब हम अच्छे से करेंगे। जैसे स्कूल के प्रोजेक्ट में बच्चे बोल देते हैं ना, भाई मैं कुछ काम तो कर नहीं रहा, मेरा नाम डाल देना प्रोजेक्ट में, बस मुझे नंबर मिल जाएंगे। वही चीज़ है। एग्जाम्पल टग ऑफ वॉर में जो पीछे वाले बच्चे होते हैं, तो कोई उनका एग्जैक्ट इंडिविजुअल फोर्स तो कैलकुलेट कर नहीं रहा, इसलिए वो रिलैक्स करने का उन्हें मौका मिल जाता है, और वो फ्री राइडर, वो मतलब वो रस्सी को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि आगे वाले लोग, अपने ताकतवर लोग देख लेंगे, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं है। टग ऑफ वॉर का एग्जाम्पल लिख देना। इसी में एक लाटेन का एक्सपेरिमेंट हुआ था कि उन्होंने कहा, बच्चों से कहा कि ताली बजाओ या फिर चीयर करो, चिल्लाओ। हमें ये मेज़र करना है कि तुम लोग सोशल सेटिंग्स में कितनी आवाज़ मैक्सिमम मचा सकते हो। तो ये भी एक्सपेरिमेंट वाले अपना पर्पस गलत बताते हैं बच्चों को, ताकि वो उनका एक्चुअल बिहेवियर चेक कर पाएँ। तो बच्चों को उन्होंने अलग-अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक में अकेला बच्चा, एक में 2 बच्चे, एक में 4 बच्चे, एक में 6 बच्चे। इसमें क्या देखा कि जो अकेला बच्चा था ना, ऑफ कोर्स उसकी टोटल आवाज़ तो 6 बच्चों की टोटल आवाज़ से कम ही होगी, पर जो अकेला बच्चा था वो एफर्ट ज़्यादा लगा रहा था। पर जो 6 बच्चों वाला ग्रुप था ना, उनकी टोटल जो एग्रीगेट था वो तो बढ़ गया, पर जो इंडिविजुअल एफर्ट था हर एक बच्चे का अपना एफर्ट, वो कम होता दिखाई दिया। तो जो टोटल नॉइज़ थी वो तो ग्रुप्स के साथ बढ़ती गई, पर जो एवरेज नॉइज़ थी, जो अकेला व्यक्ति निकाल रहा है, वो बड़े ग्रुप्स में कम होती गई। तो जितने इन्होंने कहा कि जितने ज़्यादा लोग, उतना कम एफर्ट लगेगा। लेस एफर्ट इन लार्जर ग्रुप्स। ये था लार्टेन का एक्सपेरिमेंट। अब सोशल लूफिंग क्यों होती है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमने कहा था कि सर्कल से याद रखेंगे। तो सर की सी से है पहला, कंपेयर। इनका दूसरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। अब कॉम्पिटिशन्स में जैसे एक वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें सोशल लोफिंग कम होती है, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एक स्पिरिट बन जाती है, टीम स्पिरिट, उस टाइम पे हम एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं।
तो व्हेन द परफॉर्मेंस इज नॉट बीइंग कंपेयर्ड विद अदर ग्रुप्स, तब सोशल लोफिंग होने की चांसेस ज्यादा हैं। सर की आई से इंडिविजुअल एग्रीगेट, इन्हें लगता है कि ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इसमें कोहेसिवनेस नहीं है इसका मतलब, और ये सिर्फ इंडिविजुअल्स का एग्रीगेट है, बस बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, अब इनका टोटल हमें निकालना है, इसमें मेरा क्या ही फर्क पड़ रहा है। इंडिविजुअल एग्रीगेट। आर से रिस्पॉन्सिबल, हम बड़े ग्रुप में कम रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये बाकी सब लोग तो देख ही लेंगे ना, मेरी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, हम बाकियों पे निर्भर रहते हैं, तो वी फील लेस रिस्पॉन्सिबल। सी से इम्प्रॉपर या नो कोऑर्डिनेशन, ग्रुप के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तब भी ऐसा हो सकता है, वरना मान लो अच्छी कोई टीम है तो कैप्टन बोलेगा ना भाई सही से काम कर, तो वो कोऑर्डिनेशन हो गया। ग्रुप लोफिंग में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। और ई से इंडिविजुअल्स आर नॉट इवेल्युएटेड, इससे मोटिवेशन कम हो जाती है कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, तो मैं ये ग्रुप से मेरा क्या मतलब, मैं इसको बिना बात क्यों देता हूँ जब मेरा कोई अपना फायदा है ही नहीं। तो ये चीज हो गई, तो एक्सप्लेनेशन में सर की कंपैरिजन नहीं हो रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं है, और इंडिविजुअल एग्रीगेट है सिर्फ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और इवैल्यूएशन इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं हो रहा। इसे कम करने के तरीके हैं चिप्ड, या फिर हम कह सकते हैं छी, हाँ हमने छी से याद करा था, छी से याद करते हैं। तो छी, सी से ग्रुप कोहेसिवनेस हमें बढ़ानी है, अगर ग्रुप में यूनिटी ज्यादा होगी, सब लोग एक दूसरे को पसंद करेंगे और सोचेंगे हाँ हमें ग्रुप के लिए अच्छा करना है, तो सक्सेसफुल ग्रुप आउटकम होगा। तो यूनिटी, कोहेसिवनेस का मतलब है यूनिटी, ग्रुप कोहेसिवनेस को बढ़ाना है, तो सब लोग एफर्ट बढ़ाएंगे अपना। एच से एच से है हार्ड वर्क, हमें हार्ड वर्क के लिए लोगों को प्रेशराइज करना है, कमिटेड करना है। अब कोई टीम है जो सारे मैच जीतती आ रही है, उसका प्रेशर कम हो गया तो वो थोड़ी हल्की पड़ जाती है। अब कोई टीम है जो बिल्कुल आउट होने की कगार पे है, निकलने की कगार पे है, तो वो बहुत ज्यादा अपना एफर्ट बढ़ा देगी। तो वही चीज है कि हमें लोगों का हार्ड वर्क के लिए प्रेशराइज करना है, कमिटेड बनाना है उन्हें सक्सेस के लिए ग्रुप की। एक आई है, उसमें है आई छी में आई है ईच एफर्ट को आइडेंटिफाइबल बनाना है, जैसे क्रिकेट मैच में स्कोर बोर्ड होता है तो उसमें बॉलर की विकेट अलग दिखती हैं, उसके रन अलग दिखते हैं, कितनी डॉट बॉल है वो दिखती हैं, किसने कितने कैच लिए ये दिखता है, किसने कितने रन बनाए। तो इंडिविजुअल एफर्ट आइडेंटिफाई हो रहा है, तो भी लोग ज्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ इससे हमारा भी फायदा है। और अपेरेंट इंपॉर्टेंस और वैल्यू ऑफ टास्क को हमें बढ़ा देना है, जो टास्क है उसकी इंपॉर्टेंस, जैसे कि टग ऑफ वॉर का था, उसमें भी नॉर्मल गेम चल रहा है तो हो सकता है लोग मेहनत ना करें, पर इसमें ही तुम कोई कैश प्राइज लगा दो कि मान लो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 1 लाख 1 लाख का कैश प्राइज है, और इसका मतलब हर मेंबर को, जीतने वाली टीम को 10-10 हज़ार मिलेंगे, तो उससे उनका एफर्ट बढ़ जाएगा, तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा देनी है, टास्क की या वैल्यू बढ़ा देनी है। और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को इंपॉर्टेंट करना है, वो सेम यही चीज हो गई, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में फोकस करना है कि तुम, जैसे मैन ऑफ द मैच का वो अवार्ड देने वाली बात हो गई कि तुम अपना इंडिविजुअल भी अच्छा परफॉर्म करो। तो ये हो गए रिडक्शन के तरीके छी: कोहेसिवनेस, हार्ड वर्क, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंस, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। लास्ट टॉपिक ग्लोब पोलराइजेशन। पोल का मतलब क्या होता है, कोई ऊंची सी चीज होती है तो इसमें डिसीजंस बहुत ऊंचे एक्सट्रीम हो जाते हैं। इसमें क्या है, डिसीजंस चेंज नहीं होते हैं, ये ग्रुप थिंकिंग नहीं है कि सब लोग सेम डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर जो हमारे इनिशियल पोजीशन होती है ना, वो स्ट्रांग और एक्सट्रीम बन जाती है डिस्कशन के बाद। बस इतना सा है कि पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब एक्सट्रीम बनना। तो ग्रुप ग्रुप डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है इंडिविजुअल से, हम कोई अकेले डिसीजन लें तो हो सकता है बहुत माइल्ड लें, पर ग्रुप में वो चीज एक्सट्रीम हो जाती है। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल दिया है, किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय को ब्राइब देते हुए पकड़ा गया। अब पहले तो मान लो किसी ने बोला कि चलो इसे एक वार्निंग दे दो, फिर किसी दूसरे ने बोला नहीं नहीं इसे सजा मिलनी चाहिए और इसे तो सस्पेंड कर दो, फिर तीसरे ने बोला इसे तो नौकरी से निकाल दो, फिर चौथे ने बोला नहीं नहीं मैं कहता हूँ इसे जेल दे दो, जेल में डलवा दो। तो इस तरह से डिस्कशन करते करते जब लोग बात करते हैं तो उनकी डिसीजन एक्सट्रीम ऊपर ऊपर होते जाते हैं। इसी समझो जैसे ऑक्शन होता है ना, ऑक्शन में क्या होता है कि 1 करोड़, दूसरे ने बोला नहीं नहीं मैं 2 करोड़ दूंगा, मैं 3 करोड़ दूंगा, ऐसे ऐसे जो डिसीजन है वो बढ़ता जाता है, प्राइस बढ़ती जाती है। वही चीज ग्रुप पोलराइजेशन में होती है, बढ़ता रहता है। इसकी डेफिनेशन है स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रुप्स इनिशियल पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन एंड डिस्कशन। सिंपल सी है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। जो ग्रुप की इनिशियल डिसीजन था वो स्ट्रेंथन हो जाता है, एक्सट्रीम बन जाता है डिस्कशन के बाद। ये डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि इससे बहुत एक्सट्रीम और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए जा सकते हैं।
अब इसके रीज़न समझो। एग्ज़ाम्पल बुक में दिया है कि तुम कैपिटल पनिशमेंट में तुम्हारा कोई ओपिनियन है, अब तुम लोगों से डिस्कशन करते हो, उसके बाद तुम्हारा जो ओपिनियन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसके 3 रीज़न्स हैं। LIV, पहला है लाइक माइंडेड पीपल। जो लोग हमारे जैसे ही व्यू रखते हैं, उनसे जब हम बात करेंगे तो वो हमारी ही बात को फ़ेवर करेंगे, है ना? सिंपल सी बात है। तो उससे वो हमारी बात को जस्टिफाई करने के लिए नए-नए आर्गुमेंट देंगे। एक तरह से कोई डिबेट चल रही है और वो हमारी साइड है, तो हम उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ दे रहे हैं। उससे हमें लगता है कि हाँ, ये चीज़ तो अच्छी है क्योंकि इसने भी इसके लिए बहुत सारी जस्टिफिकेशन दी हैं। तो लाइक माइंडेड पीपल हमारे व्यू पॉइंट्स को फ़ेवर करते हैं। आई से आई से है इन ग्रुप। जब लोग लोग हमारे सिमिलर व्यूज़ रखते हैं ना, तो हमने देखा था सिमिलैरिटी, वी फीलिंग इन ग्रुप बन जाता है। हम उन्हें इन ग्रुप बना लेते हैं और हम उस ग्रुप के साथ आइडेंटिफ़ाई करते हैं और कन्फर्मिटी कि जैसा सब लोग बाकी कर रहे हैं ना, इस चीज़ को फ़ॉलो करने लगते हैं और इससे हमारे व्यूज़ और स्ट्रेंथन हो जाते हैं कि हमारा जो असली व्यू था, ये सब लोग मेरे ग्रुप के अंदर हैं, वो भी इसे मानते हैं, तो मैं भी इसे और ज़्यादा मानूँगा। अब वी से है वैलिडेटिव। जब लोग हमारा व्यू फ़ेवर करते हैं, हमें लगता है कि वो पब्लिक यानी बाकी सब जो लोग हैं, वो सब भी वही उसे वैलिडेट करते हैं। तो ये हो जाता है बैंडवैगन इफ़ेक्ट। इसमें क्या होता है कि एक तरह से एक ही गाड़ी में बैठना, जिस डायरेक्शन में बाकी सब लोग जा रहे हैं, हम भी उसी में जाने लगते हैं। तो अ जो बाकी सबके व्यू हैं, हम भी वही बना लेते हैं। तो हमारा जो ओरिजिनल व्यू हो सकता है, हमारा व्यू था पर वो वीक था, फिर हमने इन ग्रुप बना लिया। अब जो हमारा इन ग्रुप है, वो सब लोगों का जो व्यू है, वो उसे वैलिडेट करते हैं, तो हम भी उसी डायरेक्शन में चलते आ रहे हैं। जैसे कि ये है फैशन के लिए। अब फैशन में बैंडवैगन इफ़ेक्ट बहुत होता है कि जैसी दुनिया चल रही है, वैसे ही हम चलेंगे। अब कोई मतलब नहीं है कि अभी फटी पुरानी जीन्स पहनने का फैशन चला था, अब ढीले-ढाले कपड़े पहनने का फैशन चल गया। तो जो हमें लगता है कि जैसा बाकी सब कर रहे हैं, वही चीज़ सही है। हाँ, तो इतना ज़्यादा ग्रुप पोलराइज़ेशन इसके पॉइंट्स हैं देखो एक्सट्रीम डिसीजंस, एग्ज़ाम्पल देना है एक, इसकी डेफिनिशन दे देना और 3 रीज़न देने हैं लाइक माइंडेड पीपल फेवर, वैलिडेट और इन ग्रुप फॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन आ जाता है ग्रुप थिंकिंग वर्सेस ग्रुप पोलराइज़ेशन में डिफरेंस। ये बहुत सिमिलर है कि ये सब ग्रुप की वजह से होते हैं, डिसीजन मेकिंग में होते हैं। अब देखो मेन चीज़ ग्रुप थिंकिंग की क्या है कि इसमें डिसेंट अलाउ नहीं होता, कोई अपोज़ नहीं कर सकता हमारी बात और इसमें सबके सेम ओपिनियन होते हैं। तो एक फ्लैट लेवल की चीज़ हो गई कि सब लोग बिल्कुल सेम हैं, कोई अंतर ही नहीं दिख रहा। ग्रुप पोलराइज़ेशन में एक्सट्रीम डिसीजंस लेते हैं और इससे डिस्कशन से ओपिनियन स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो ये फ्लैट नहीं है पर जैसे-जैसे तुम आगे बढ़ते गए वैसे-वैसे डिसीजन एक्सट्रीम होता गया। तो बस इतना सा चैप्टर था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, लास्ट चैप्टर है ये। अब पढ़ने के लिए क्या कर सकते हो कि डबल स्पीड पे ना मेरी सातों वीडियो देख लेना, तो 6-7 घंटे लगेंगे पेपर से 1 दिन पहले, या बुक तो रीड करनी ही करनी है और जो कोट्स मैंने बताए हैं ना, उन्हें अच्छे से याद कर लेना और डेफिनिशंस रट लेना। थैंक यू।